ठीक है, टुडेज टॉपिक इज लेजर। और लेजर के अंदर हमने क्या सीखना है यहाँ पर, व्हाट, सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज लेजर। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे टॉपिक्स हुए हैं दैट वाज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा। ठीक है, ट्रांजैक्शन को हमने कहाँ रिकॉर्ड करा, ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज समराइजिंग स्टेज। ठीक है, तो समराइजिंग स्टेज का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज लेजर। अगर मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस दोबारा से रिकॉल कराऊं तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हमारी सीक्वेंस क्या होती है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, देन रिजल्ट्स निकालना और कम्युनिकेट करना। तो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट हमारा डन हो चुका है, हमने जर्नल कर लिया है। कुछ पार्शियल पार्ट इसका रह रहा है, कुछ थोड़ा बहुत। इसके बाद क्लासिफाइंग के अंदर जो एंट्रीज हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव रिकॉर्डेड 10,000 ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। हमने 10,000 ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड कर ली। जर्नल में हम एंट्री कैसे करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ये कॉलम्स बनाते हैं। हम ट्रांजैक्शन को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 10,000 ट्रांजैक्शन हुई, 10,000 हमने इसके अंदर डेबिट क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, नाउ व्हाट, अब सपोज ये है कंपनी का ऑनर और ये आपसे आज पूछता है कि बेटा बताओ व्हाट इज द सेल्स फिगर ऑफ द ईयर। हमने कितने का माल खरीदा पूरे साल के अंदर। हमने मिस्टर शर्मा से कितना पैसा लेना है, मिस्टर वर्मा को कितना पैसा देना है। इसके लिए आप जर्नल के अंदर, जर्नल में रिकॉर्ड करी गई ट्रांजैक्शंस से ये इंफॉर्मेशन निकालना पसंद करोगे या आप चाहोगे कि कोई शॉर्टकट समरी हमारे पास अवेलेबल हो। हम यही चाहेंगे ना कि हमारे पास कोई समरी होनी चाहिए और हमारे पास बहुत क्विक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई हम लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये लेजर्स होता क्या है, आपने कैसे कहा कि ये हमें बड़ी जल्दी इंफॉर्मेशन बता देगा। ये बताएगा, देखिए लेजर का मतलब है इट इज अ बुक। ठीक है, ये भी एक बुक है इन विच all the accounts are prepared, all the accounts are prepared और maintained कह सकते हैं। तो लेजर एक हमारी बुक है, इसको हम नाम दे देते हैं कॉपी नंबर 2। जर्नल वाज कॉपी नंबर 1। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेकेंड पार्ट क्या है, लेजर। तो ये एक ऐसी बुक है, ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सभी खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, सभी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जर्नल को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स, इट इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स। ये अकाउंट्स का एक बंडल है, सेट है। तो अब हमने एक नोटबुक बनाई, एक कॉपी बना ली, ठीक है, जिसपे लिख दिया लेजर, और इसके अलग अलग जो पेजेस हैं उसमें क्या बनेंगे, अकाउंट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, अकाउंट्स बनेंगे। अब तो आप क्या कहोगे सर ये अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज एन अकाउंट। आज हम अकाउंट शब्द को अच्छे से समझेंगे। देखिए व्हाट इज एन अकाउंट। तो सबसे पहली चीज, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज एन अकाउंट, तो आपने एक ही आंसर देना, एन अकाउंट इज अ समरी। समरी का मतलब क्या होता है कि अपनी छोटी सी बात में सब कुछ एक्सप्लेन कर देना, है ना। तो प्रिसाइज वे में, शॉर्ट और प्रिसाइज वे में हमने कोई इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए हम जर्नल को प्रेजेंट नहीं करेंगे कहीं कि ये लो जी आपकी 10,000 ट्रांजेक्शन हुई हैं, क्योंकि जर्नल इज यूजलेस टू मेक इंटरप्रिटेशन। आप इससे रिजल्ट्स निकाल नहीं सकते, इट विल टेक मोर टाइम। आपको समरीज तो बनानी ही पड़ेगी। सो समरीज आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। रिजल्ट्स निकालना है, प्रॉफिट और लॉस बताना है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है, उसके लिए समरी यूज होती है। ठीक है, अगर ऑनर आपसे डिटेल मांगे, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेगा तो समरी मांगेगा आपसे, जर्नल नहीं मांगेगा कभी भी। ठीक है, हाँ, लेकिन समरी का बेस क्या है, अकाउंट्स का बेस क्या है, लेजर्स का बेस क्या है, जर्नल है। तो जर्नल के बिना लेजर इम्पॉसिबल है। अब देखिए
जब भी आपसे कोई पूछेगा अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट क्या होता है, तो आप बोलोगे अकाउंट इज अ समरी। अकाउंट क्या होता है, एक बार रिपीट करना मेरे साथ साथ फटाफट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ समरी। अब आप कहोगे समरी क्या होती है, तो आप बोलोगे इट इज अ समराइज रिकॉर्ड। इट इज अ समराइज रिकॉर्ड of transactions related to a particular item, related to a particular item. What does it mean? कि एक अकाउंट एक समरी है, एक समराइज रिकॉर्ड है किस चीज का, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही, लेकिन केवल एक आइटम, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम। पर्टिकुलर आइटम का मतलब सिंगल आइटम। कभी भी एक सिंगल आइटम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स देखनी है, सिर्फ उसी आइटम से रिलेटेड, तो आप उसका अकाउंट चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो उसके लिए कैश अकाउंट। बैंक में कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, लेकिन हमारा जो सिंगल आइटम है जिसकी ट्रांजेक्शन को हमने देखना है वो है बैंक अकाउंट। शर्मा जी से कितना पैसा दिया कितना लिया, शर्माज अकाउंट। ठीक है, तो आप अगर देखें तो यहाँ पर सेपरेट अकाउंट इज ओपन, सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर सेपरेट आइटम्स। हर आइटम की अपनी अलग ट्रांजेक्शन है, उससे रिलेटेड अपनी अलग समरी बनाई जाती है। ठीक है, तो सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर सेपरेट आइटम्स। इट मींस इफ वी आर हैविंग 100 आइटम्स, तो कितने अकाउंट्स बन गए? 100 अकाउंट। 1000 आइटम्स है, 1000 अकाउंट। 1000 तरह के खर्चे हैं, तो 1000 तरह के खर्चों के अकाउंट बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई पूछता है पूरे साल में सेल कितनी हुई, तो मैं कौन सा अकाउंट खोल के चेक कराऊंगा? सेल्स अकाउंट। पूरे साल में कितने का माल खरीदा, तो कौन सा अकाउंट खोल के चेक कराऊंगा? परचेज अकाउंट। पूरे साल में मैंने कितना फर्नीचर खरीदा बेचा, या फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, जिन लोगों से पैसा लेना है उसके लिए डेटर्स अकाउंट, जिन लोगों को पैसा देना है उसके लिए क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, अगर मैंने कोई किसी से लोन लिया हुआ, कितना लोन था, कितना देना है, अभी बचा हुआ है, लोन अकाउंट। मैंने पूरे साल में सैलरी कितनी पे करी, सैलरी अकाउंट। मेरी कैपिटल में क्या कमी हुई क्या बढ़ोतरी हुई, कैपिटल अकाउंट। मैंने कितना पैसा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला, ड्रॉइंग्स अकाउंट। बिजली का बिल कितना आया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। टेलीफोन का बिल कितना आया, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। मेरे पास कितने का लैंड और कितने की बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। प्लांट कितना है, मशीनरी कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आप बोलते बोलते थक जाओगे, लेकिन जितनी टाइप्स ऑफ आइटम्स उतने अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। मैनुअली बहुत सारे खाते बनाना बड़ा दुर्लभ सा हो जाता है। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, एक्चुअल में होता भी है, लेकिन अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज है, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटराइज जब आप एंट्रीज करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, समरी वमरी सब अपने आप बन जाती है। लेकिन आपका रिकॉर्डिंग स्टेज जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसमें, नहीं तो समरीज भी गलत बनेगी। तो फुली मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा कि ये अकाउंट क्या है, समरी है। ठीक है, अकाउंट किस बारे में बताता है? एक सिंगल आइटम की बारे में। ठीक है, एक अकाउंट मतलब एक किसी भी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड बातें उसके अकाउंट में मिलेंगी। अकाउंट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? लेजर। ठीक है, वो जहां पर कहते हैं जिस कंटेनर के अंदर सारे अकाउंट्स पड़े उस कंटेनर का नाम लेजर है। ठीक है, तो हम लेजर एक बुक है जिसके नाम सारे खाते बनाते हैं, तो अकाउंट्स को कई बार लेजर वर्ड से भी रिप्लेस करा जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, फॉर्मेट समझेंगे। अब सबसे पहली चीज आपने ये समझना है कि हमारे जो अकाउंट का फॉर्मेट है दैट इज टी शेप अकाउंट। टी शेप्ड है। तो पूछेगा ना हमारे अकाउंट की शेप क्या होती है, तो जस्ट टेल देम हमारे अकाउंट की जो शेप है दैट इज टी शेप्ड है। अब आपको कहोगे सर ये टी शेप्ड क्यों है? ये देखिए मैंने टी बना दिया। सिंपल सी बात है, ये टी शेप नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है लेफ्ट साइड और ये है हमारी राइट साइड, इसलिए बीच में पार्टीशन डाल दिया तो वो टी लग रहा है, अदरवाइज लेफ्ट साइड और राइट साइड बनाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड,
और राइट साइड हमने क्या बनाई, क्रेडिट साइड। अब तो आपको समझ आने वाला है, डेबिट और क्रेडिट आ गया, रूल्स पढ़ चुके हैं आप, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिए, अब इसका प्रॉपर फॉर्मेट समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम कौन सा हो गया हमारा, डेट कॉलम, ठीक है, ये हो गया हमारा डेट कॉलम। उसके बाद ये एक हमारा छोटा सा कॉलम है, ठीक है, इसके बारे में अभी बताता हूँ आपको। फर्स्ट कॉलम इज डेट कॉलम, सेकेंड कॉलम इज पर्टिकुलर्स कॉलम, थर्ड कॉलम इज जेएफ। अब आप कहोगे सर ये जेएफ क्या है, बेटा जर्नल के अंदर हम एक कॉलम बनाते थे एलएफ, जिसका नाम होता था लेजर फोलियो, ठीक है। और लेजर के अंदर ये लेजर से ना, अकाउंट्स मतलब लेजर में बनाए जाते हैं, लेजर के अंदर जेएफ का मतलब क्या होता है, जर्नल फोलियो। अब आप कहोगे ये है क्या, ध्यान से समझना। दो दोस्त थे, ए और बी, ठीक है, दोनों घूमने गए हैं इंडिया गेट अपने घर पे बता के, दोनों इंडिया गेट घूमने गए हैं। अब ए की मम्मी बी के घर गई और उनसे पूछा जी कहाँ गए हैं दोनों, आपको पता है क्या, उनको डाउट हो रहा था, तो वो क्या बताएंगी, बताओ मुझे फटाफट बताओ, क्या बोलेंगी, कहाँ गए हैं, बता दो भाई, इंडिया गेट गए हैं। अब क्या हुआ, और अगर बी की मम्मी ए के पास चली जाती है कहीं कहाँ गए हैं दोनों, तो क्या बोलेंगी, इंडिया गेट। इसी बोलते हैं क्रॉस चेक करना, जिस जिस बात को करके आपके घर वाले आपको आपका भूत बना देते हैं मार मार के, क्रॉस चेकिंग हो जाती है, गलती पता चल जाती है कि बेटा इंडिया गेट गए हो, कहाँ गए हो। तो याद रहे, जर्नल के अंदर लेजर का पेज नंबर आता है, कि जर्नल से जो एंट्री समरी बनने के लिए गई है, लेजर के अंदर ट्रांसफर हुई है, जर्नल से एंट्री लेजर में पोस्ट करी जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे करी जाती है, तो वो कौन से पेज पर है। लाइक जर्नल में लिखा है कि लेजर के 5वें पेज पे ये एंट्री ढूंढो, ठीक है। अब जब लेजर में हम चेक करेंगे कि उसकी जर्नल कहां पर हुई है, सपोज जर्नल के अंदर जो एंट्री हुई है दूसरे पेज पे हुई है, तो यहां लेजर के अंदर अगर हमें देखना है इसकी जर्नल एंट्री कौन से पेज पे है, तो क्या दिखाएगा, जर्नल का पेज नंबर 2 खोलो, तो जर्नल में लेजर का पेज नंबर रहेगा, लेजर में जर्नल का, इससे क्रॉस चेक हो जाएगा। सपोज लेजर के अंदर किसी खाते की हमने एंट्री चेक करनी है, एंट्री सही हुई है गलत हुई कहां हुई है, तो हम देखेंगे अरे जर्नल में कौन से पेज पर दिखेगी, तो हम वहां पेज नंबर आ जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें तब होती थी जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, अब नहीं होती है, तो इसके बारे में इसलिए हम विचार विमर्श कम करेंगे। फोर्थ कॉलम इज अमाउंट्स, ठीक है। सो वी हैव मेड टोटल 4 कॉलम्स, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। अब सिमिलरली ये कॉलम्स एज इट इज राइट साइड के लिए बनाए गए, ठीक है, डेट, देन पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। जेएफ और एलएफ कॉलम खाली ही रहते हैं जनरली, क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है, अब ऑनलाइन ऑफ मतलब टैली में लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने लगे हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट बन गया, तो सबसे पहले तो आपने इस फॉर्मेट को कॉपी करना है, वेटिंग फटाफट कॉपी कर लो। अच्छा, एक हो चीज गया आपको भैया। पता होनी चाहिए कि हमारा जो बेसिस है अकाउंटिंग के बेसिस है वो क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जो कहता है हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल रहती हैं। तो याद रहे इनका जो टोटल है वो हमेशा इक्वल रहेगा, ये टोटल कॉलम है, ठीक है, दिस इज टोटल कॉलम। आपने लिखना है तो नीचे लिख सकते हैं टोटल कॉलम है, और टोटल अगर यहाँ भी 10,000 है तो यहाँ पर भी टोटल 10,000 ही आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी हमने सिर्फ फॉर्मेट की बात करी, अब हम धीरे धीरे बात करने वाले लेजर बनाएं कैसे। हाँ जी, अब हम कुछ स्टेप्स समझेंगे, ठीक है, और वो जो स्टेप्स हैं उसको हम बोलते हैं किसके स्टेप्स, लेजर पोस्टिंग के स्टेप्स, लेजर पोस्टिंग,
ठीक है, अब सबसे पहले ये समझना ये लेजर पोस्टिंग होती क्या है। ठीक है, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड, पोस्टेड का मतलब चिपकाना, ठीक है, पोस्टेड टू लेजर, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, या फिर कह सकते हैं समरी। अगर हमने समरी बनानी है तो वो लेजर पोस्टिंग, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये ट्रांजेक्शन कहां थी, ये रिकॉर्ड करी गई थी जर्नल में, इनको हम लेजर में पोस्ट कर दें ताकि वो ट्रांजेक्शन की एक समरी बन जाए। ठीक है, अब इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी आप डेबिट किसी भी अकाउंट की डेबिट साइड पे कोई चीज रिकॉर्ड करेंगे, पोस्ट करेंगे, चिपकाएंगे, एंट्री लिखेंगे, तो आपने सबसे पहले यहां पे लिखना है टू। और जब आप किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कोई भी एंट्री करेंगे तो आपने उसका प्रीफिक्स लगाना है बाय। डेबिट पे टू, क्रेडिट पे बाय। ठीक है, रिपीट करिए मेरे साथ, डेबिट पे क्या आएगा टू, क्रेडिट पे क्या आएगा बाय। ठीक है, अब क्या होगा उसके बाद, अब मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूं। देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, यूज टू ऑन द डेबिट साइड बिफोर posting an entry and use buy on the credit side before posting an entry। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए कि डेबिट के लिए टू यूज करते, क्रेडिट के लिए बाय। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है, तो ये हमारे, ठीक है, ओल्ड नॉर्म्स हैं। ठीक है, ऐसे काम चलता हुआ आ रहा है, कहीं बीच में मना भी हो गया था, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अब ये पूरा पहले से चीजें चलती हुई आ रही है, तो वी कैन नॉट चेंज, वी विल नॉट चेंज दैट। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टेप नंबर 2। अब एंट्रीज कैसे पोस्ट करें, देखिए, इफ एन अकाउंट इज डेबिटेड या इफ एन आइटम इज डेबिटेड, अगर कोई आइटम डेबिट हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एंट्री डाल रहा हूं यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर डेबिट वाली एंट्री का नाम क्या है, डेबिट वाली आइटम का कैश अकाउंट। समझ आ रहा है आपको, इसमें डेबिट वाली आइटम का नाम है कैश अकाउंट और क्रेडिट वाली आइटम का नाम है कैपिटल अकाउंट। इफ एन आइटम इज डेबिटेड, go to debit side of account of its account, आप उसकी डेबिट साइड पर जाएंगे, राइट, आप लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे टू, और देन आपने क्या लिखना है, नेम ऑफ क्रेडिट अकाउंट या नेम ऑफ क्रेडिट आइटम। जब आप डेबिट साइड पे जाएंगे तो सबसे पहले आपने टू लिखना है कि भाई वो डेबिट साइड मतलब वो तो डेबिट हो रही है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, सपोज ये कैश अकाउंट है, तो मैं यहां ने सबसे पहले यहां टू लिखा और क्रेडिट वाली आइटम का नाम क्या, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब कैश बढ़ रहा है, लेट्स से यहां अमाउंट डाल दिया 10 लाख रुपए, कैश बढ़ रहा है, लेकिन इसका रीजन क्या है, इसका दूसरा इंपैक्ट कहां आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल, याद रहे, डबल एंट्री सिस्टम आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आपकी अकाउंटिंग बिक रहेगी। अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। और ये बैलेंस कैसे बनेगा, जब डेबिट आइटम कोई हो रही होगी तो दिखाएगी व्हाट इज द रीजन दैट आई एम बीइंग डेबिटेड। ठीक है, ये कैश कहां से आया, कैपिटल से आया, कैपिटल के लिए आया जी। ठीक है, अब क्रेडिट भी है कोई चीज, ये डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है, तो अब कैपिटल, अब क्रेडिट वाली आइटम के बारे में बात करेंगे। इफ एन आइटम इज डेबिटेड, गो टू डेबिट साइड ऑफ इट्स अकाउंट, राइट टू एंड नेम ऑफ क्रेडिट आइटम। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कैसे, अभी करके भी दिखाया। अब देखिए नेक्स्ट, इफ एन आइटम इज क्रेडिटेड, अगर कोई आइटम क्रेडिट हुई है, यहां पे जैसे कैपिटल अकाउंट है, तो आपने क्या करना है, गो टू क्रेडिट साइड, आप उसकी क्रेडिट साइड पर जाएंगे
क्योंकि वो क्रेडिट आई है तो आप उसी क्रेडिट साइड पे एंट्री डालेंगे ऑफ इट्स अकाउंट। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, राइट। अब आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे जाके सबसे पहले क्या लिखते हैं, फटाफट बताइए, टू या बाय? बाय। बाय, वेरी गुड। अब आप क्या लिखने वाले हैं, वहां लिखेंगे बाय। और क्रेडिट साइड पे कौन सी आइटम का नाम आएगा? अगर बी ने ए को कुछ कहा तो ए किसको कुछ कहेगा? अगर बी कह रहा है डेबिट। बी के साथ था तो ए क्या कहेगा, मैं बी के साथ था। अगर डेबिट का नाम आ जाएगा। राइट पे खड़ा है तो ए बी के लेफ्ट पे खड़ा है, यही होगा ना, है ना भाई? अगर ए बी के राइट पे खड़ा है तो बी ए के लेफ्ट पे खड़ा होगा। तो अब यहां पर कौन सी आइटम का नाम आने वाला है? डेबिट ने क्रेडिट आइटम को पुकारा तो क्रेडिट वाला डेबिट आइटम को पुकारेगा बाय नेम ऑफ क्रेडिट डेबिट आइटम। ठीक है, अब चलिए अब एक और अकाउंट बना लेते हैं, जैसे कि यहां पर, ठीक है, एक टी और बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट छोटा सा फॉर्मेट बना, रफ फॉर्मेट। ठीक है, अब ये देखिए, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, और इस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा था जितनी आइटम्स उतने अकाउंट। ये क्रेडिट साइड है, यहां पर एंट्री क्या थी कि बाय, और कौन सी आइटम का नाम आएगा, बाय कैश अकाउंट। कितना पैसा, वही 10 लाख। ठीक है जी, अब जरा ऊपर देखिए, कैश अकाउंट में क्या एंट्री थी, टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री है, बाय कैश, है ना भाई? कैश अकाउंट में क्या एंट्री थी, टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में एंट्री क्या है, बाय कैश। कैश टू कैपिटल, कैपिटल बाय कैश। कैश डेबिट हो रहा है तो कैपिटल क्रेडिट होगी। क्लियर है ये बात, समझ आया आपको ये? यस सर। ये हाँ जी। अब जो नेक्स्ट में स्टेप लेने वाला, वैसे तो वो स्टेप सबसे पहला स्टेप होता है, लेकिन अभी मैंने आपको वो स्टेप नंबर 3 में वो बातें सिखाने जा रहा हूँ, एंड दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ओपनिंग। देखिए, हर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही होते हैं। ठीक है, सभी अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस भी होते हैं, क्लोजिंग भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, साल के शुरू में मेरे पास, जैसे ही मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, तो मेरे पास कैश पड़ा हुआ था 50,000, तो वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, वो ओपनिंग बैलेंस है। हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? और साल के एंड में अगर कोई बच जाता है पैसा, सपोज मेरे पास साल के शुरू में 10,000 का फर्नीचर था, साल के एंड में मेरे पास 15,000 का, तो मैं उन बैलेंसेस को कैसे, ट्रांजेक्शन को कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। टू बाय, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे जाओ, क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पे जाओ। तो ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना समझ आ गया, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कैसे पोस्ट करें वो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस इन लेजर, लेजर अकाउंट। ठीक है, सिमिलर टर्म पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लेजर की जगह कभी अकाउंट भी बोल सकता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए ओपनिंग बैलेंस की बात करता हूँ। अगर किसी भी अकाउंट का, किसी भी आइटम का आपने ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहले आपको ये बात याद रहे, दैट शुड बी रिकॉर्डेड बाय राइटिंग बैलेंस बीडी। ठीक है, अब ये बीडी क्या होता है? बीडी का मतलब होता है, जब पिछला साल क्लोज होता है तो उसके बैलेंस को हम इस साल की शुरुआत में ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज रात को आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हैं, तो कल, आज क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो कल सुबह क्या होगा, ओपन होगा, तो क्या कितना बैलेंस मिलेगा, 100 ही मिलेगा। तो क्लोजिंग को ओपनिंग में लाया जाता है। आप कोई चीज लेकर आ रहे हो तो क्या वर्ड यूज करोगे, आई एम ब्रिंगिंग, है ना? सपोज अगर ये फोन जो है वो आराध्य लेकर आया, तो आई विल से आराध्य हैज ब्रॉट दिस फॉर मी, है ना? तो ऐसे ही जब बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस में आएंगे तो व्हाट वी विल से, वी हैव ब्रॉट डाउन द बैलेंसेस। ठीक है, तो यहाँ बीडी के लिए जो फुल फॉर्म यूज होगी, ब्रॉट डाउन या फिर ब्रॉट फॉरवर्ड, कि पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल के ओपनिंग में हम लेकर आए। वी हैव ब्रॉट फॉरवर्ड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर। सबसे पहले ये बात क्लियर है, ये आप मुझे बता दो, नहीं फिर हाँ जी। सो ओपनिंग बैलेंस के लिए हमने ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, मतलब बीडी वर्ड यूज करना है, याद रहे। बी मतलब बिगिनिंग भी सोच कह सकते हो आप इसको। ठीक है, बी मतलब बिगिनिंग। और क्लोजिंग बैलेंस के लिए, क्लोजिंग
बिगिनिंग होता है बी से स्टार्ट और क्लोजिंग सी से, है ना, ये भी याद रख सकते हो। क्लोजिंग बैलेंस के लिए जब भी आप यूज करेंगे तो यू विल यूज बैलेंस, क्लोजिंग का सी डी। अब यहां पर सी डी क्या है, ये सी डी क्या है, ये सी डी जो इंडिकेट कर रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, क्लोजिंग बैलेंस को। और अब आप कहेंगे सी डी की सर फुल फॉर्म बताओ, तो सी डी की फुल फॉर्म क्या है, हम इस साल का अंत कर रहे हैं, इस साल को खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, तो इस साल का जो बचा हुआ बैलेंस है वो कहां भेजेंगे हम, अगले साल। जैसे ओपनिंग मतलब पिछले साल का बैलेंस लाए, पिछले साल का लाएंगे कब, जब पिछला साल हमें आगे भेजेगा, है ना, तो ऐसे ही कैरिड डाउन। व्हेन, हाँ कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। याद रहे एक साल का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग बनता है, तो ये कैरी करता है आगे, कैरी करके आगे रखता है और ये उठा लेता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस सीडी। इतनी डिटेल नहीं जाननी होती, बट स्टिल जितनी डिटेल आपको पता होगी आप उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। ओपनिंग बैलेंस के लिए बीडी, क्लोजिंग के लिए सीडी, ठीक है। अब मुझे आपसे कुछ क्विज करने हैं, ठीक है। अगर एसेट्स, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, हमारे पास 5 कैटेगरीज होती है ना, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये 5 कैटेगरी हमने पढ़ी है अभी तक। देखिए अगर एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है, आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी, आप मुझे ये बताएंगे। बीडी। बैलेंस बीडी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अगर लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस है तो आप क्या यूज करेंगे, बीडी या सीडी, सीडी। सीडी यूज करेंगे। गलत आंसर, ये हो गई, हो गया निखिल कंफ्यूज, ये है हमारा रट्टू तोता, इसे पहचानिए बेटा। ओपनिंग तो भैया बैलेंस ऐसे कैरेट ही तो होता करते है, हैं। ओपनिंग बैलेंस तो बीडी ही होता है ना, चाहे वो एसेट हो लाइव। मैंने आपको ऊपर क्या बताया, ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस बीडी, ब्रॉट फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन। मैंने ये कहा कि ओपनिंग एसेट का तो ओपनिंग ओपनिंग होगा, लेकिन लायबिलिटी का ओपनिंग ओपनिंग नहीं, लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग होगा। ऐसे थोड़ी ना होता, ओपनिंग तो सबके लिए ओपनिंग होता है। समझ आ गई बात, हाँ। ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है, कैपिटल। कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी बीडी होगा। जितने ओपनिंग बैलेंस है वो बीडी ही होंगे, तो ये बात याद रहे। आज मैंने आपको यहां पर हिंट भी दे दिया, आप गलती करोगे, ठीक है। आपको एसेट का बीडी होता है, लायबिलिटी का सीडी होता है, नहीं नहीं नहीं, ओपनिंग बैलेंस बीडी ही होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बैलेंस बीडी, ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक्सपेंस और रेवेन्यू क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बेटा ना इनका ओपनिंग होता है ना इनका कुछ क्लोजिंग होता है। समझ आई बात। फॉर एग्जाम्पल यस। आपने एक फोन लिया, ठीक है, 10,000 रुपए का, मेरी बात ध्यान से समझना। आपने एक 10,000 का फोन लिया, और अब फोन लिया तो आप फ्रेंड्स के साथ गए, पार्टी भी करी, पार्टी में 2,000 रुपए खर्च हुए। अब मैंने आपसे पूछा बेटा मुझे बता बैलेंस, तेरे फोन फोन कितने का तेरे पास बचा हुआ है, तो आप क्या बताओगे, कितने का फोन है, जितने का खरीदा था 10,000 रुपए का। पार्टी का बैलेंस, वो जेब से गया। क्या सेंस बन रही है, पार्टी का बैलेंस वो तो गया, इट हैज नो बैलेंसेस। एक्सपेंसेस हैज नो बैलेंसेस, ठीक है, सेंस नहीं बन रही, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, वो खत्म हो जाते हैं। कमाइयां और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो राइट ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो तो हो गया ना, कमा लिया खा लिया। लेकिन एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, ये तीनों चीजों के बैलेंसेस होते हैं, बाकी 2 चीजों के बैलेंसेस नहीं होते, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट भी लिखेंगे, ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर हम नोट भी देने वाले हैं, और उस नोट के अंदर लिखेंगे ऐसे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस does not have opening and closing balances, ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है।
अब इनके बैलेंसेस का होता क्या है फिर, देयर बैलेंसेस, इनके बैलेंसेस हमें आपस में बताते हैं प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, और ये खत्म हो जाते हैं। बस इनके बैलेंसेस हमें ये बताकर खत्म हो जाते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देयर बैलेंसेस आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम एक कौन सा अकाउंट बनाते हैं, दो अकाउंट्स बनते हैं, एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनके बैलेंसेस को हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो इनका बैलेंस बचता ही नहीं है, जीरो हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको पता होनी चाहिए, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। कोई पूछेगा ना नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो आप बोलोगे रिवेन्यू और एक्सपेंस जो है उन्हीं को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट जो है ये टर्म आई है ट्रेडिशनल अप्रोच से। हमारी अकाउंटिंग करने की, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, टाइप्स ऑफ अकाउंट समझने की दो अप्रोचेज हैं, पहली है मॉडर्न, दूसरी है ट्रेडिशनल। हम मॉडर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच खर्चे और कमाइयों की जगह उनको नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं, रिवेन्यू और एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, वो क्या कहेंगे ये तो नॉमिनल अकाउंट्स है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। तो अच्छा, अब हम चलते हैं अब एक और क्विज देखिए, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है। अब आप मुझे बताइए उसके लिए बीडी यूज करेंगे या सीडी? CD, सीडी यूज करेंगे। ठीक है, CD, BD। और अगर लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है तो CD, CD, एग्जैक्टली सीडी। अगर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है तो CD. CD, एग्जैक्टली मतलब ओपनिंग बीडी होते, क्लोजिंग सीडी होते। यहाँ पर हमारे दिमाग में ये बातें क्लियर हो गई, ये इसमें आप गलती नहीं करोगे, मतलब है ना भाई, पक्का? yes sir, हाँ अब हम भैया. चलेंगे स्टेप yes नंबर sir, 4, स्टेप नंबर 4 पर। ठीक है, स्टेप नंबर 4 है क्लोजिंग, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। वैसे इसको हम क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स की जगह एक और टर्म के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर। बैलेंसिंग ऑफ लेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप कहोगे सर ये बैलेंसिंग क्या होती है? बेटा बैलेंसिंग का मतलब क्या है, हमारी डेबिट और क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए। डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड से इक्वल होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, है ना? तो सपोज कैश आया 10,000 और गया 8,000, क्या ये दोनों साइड इक्वल दिख रही है आपको? नो. फटाफट बताइए। नहीं दिख रही, तो कैसे हो जाएंगी? वहाँ आप तो के कह रहे हो जो कि सर 2,000 दस बचे हजार आ रहा है तो कैरेट 10,000 फॉरवर्ड. ही जाना चाहिए, ये क्या कोई कहीं गीता में लिखा हुआ है कि जितना पैसा आएगा नहीं. उतना ही जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो अब लेकिन ये दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अब इनको बराबर करने के लिए करें क्या? कैरेट क्या फॉर कैरेट डाउन. एक मिनट। ठीक है, बराबर करने के लिए करें क्या? अब हम देखते हैं कौन सी साइड, ये 10,000 है और 10,000 आया, 8,000 गया, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है? 2,000, ये बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, बैलेंस कैसे निकला? दोनों का डिफरेंस। अब ये जो दोनों का डिफरेंस निकला, ये कहां लिख दें हम कि दोनों साइड इक्वल हो जाए? क्रेडिट साइड पर। यहां हमने लिख दिया बैलेंस। अरे सर, क्रेडिट पे तो सबसे पहले बाय लिखो, इसके बिना एंट्री मत करना, मार्क्स कट जाएंगे। बाय लिखा फिर बैलेंस लिखा। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, इस बैलेंस के आगे बीडी लिखूं या सीडी, इतना बता दो। CD. हाँ, CD. सीडी, एग्जैक्टली, क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि ये तो बचा हुआ अभी का बैलेंस है ना, सीडी। समझ आ गई? इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग। अब बताओ दोनों साइड का टोटल क्या हो गया? 10,000. समझ आ गई बात? तो जब भी किसी चीज का कोई डिफरेंस आ रहा होता है तो हम वो डिफरेंस जो है दूसरी साइड पे डाल देते हैं और उसको बैलेंस सीडी बोल देते हैं। क्लियर है ये बात? समझ आ गई बात? हाँ भैया. yes sir, अब हाँ भैया. जब ये yes sir, बैलेंस, जब ये अभी क्लोजिंग है तो अगले साल ये क्या बन जाएगा, या अगले महीने या अगले दिन का क्या बन जाएगा? बीडी। ओपनिंग बैलेंस. हाँ, तो जब ये बीडी बनेगा तो ये ऑपोजिट पहुंच जाएगा, क्योंकि ये कैश का बैलेंस है और कैश मतलब एसेट, और एसेट का बैलेंस हमेशा कहां पर आता है? डेबिट एसेट की साइड. कौन सी साइड होती है? डेबिट, है ना? डेबिट. तो जब भी डेबिट साइड पे हम बैलेंस लिखेंगे तो लिखेंगे टू बैलेंस,
और ये अब क्या बन गया, BD. BD 2000 रुपए। समझ आ गई बात। तो एक बार का क्लोजिंग अगली बार का ओपनिंग बन जाता है। इसको जब हम रिपीट करेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दिस इज बैलेंसिंग। अब मैं इसकी थ्योरी लिखवा देता हूं, देखिए। फॉर बैलेंसिंग, if debit side is more, put difference on the credit side. ठीक है, ये हमने ऐसा क्यों करा, टू मेक बोथ साइड्स इक्वल। हम दोनों साइड को इक्वल रखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट आपको याद रखना है, दैट डिफरेंस is because of higher debit side या डेबिट साइड बीइंग हायर। ठीक है, अब जैसी लैंग्वेज लिख रहे हो उसमें कमियां नहीं निकालनी। ठीक है, आपको सिर्फ मीनिंग समझना है कि हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। देयरफॉर, उस डिफरेंस को भी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। उसको हम कौन सा बैलेंस का नाम देंगे, जो साइड ज्यादा है, ठीक है, उस बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्लियर है, डेबिट साइड ज्यादा है तो जो डिफरेंस आया उसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। यहां पे कौन सी साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड, तो ये बैलेंस जो है इसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। और इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, इफ क्रेडिट साइड इज मोर, if credit side is more, put difference on the debit side। आप उल्टा कर दो, अब डिफरेंस को आप डेबिट साइड पे लिखें। ठीक है, और सच डिफरेंस is because of higher credit side, therefore it is called क्रेडिट बैलेंस। आप उसको क्रेडिट बैलेंस सिखाएंगे। अब आपको एक और चीज मैं बताने वाला हूं, लास्ट चीज। वो लास्ट क्या है, देखिए। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी, किन किन चीजों की हमेशा डेबिट साइड ज्यादा रहेगी, मतलब हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेंगे। एसेट्स के हमेशा डेबिट बैलेंस रहते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस के हालांकि बैलेंस नहीं होते बट स्टिल इसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। लेकिन कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू, इन तीनों का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। इनकी हमेशा क्रेडिट साइड ही हायर रहेगी। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। आज की हमारी क्लास यहाँ खत्म होती है।